स्वागत है। हम टेस्ट नंबर 3 कर रहे हैं। दृष्टि आईएएस के द्वारा जो पेड टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसका टेस्ट नंबर 3 होगा। इस टेस्ट नंबर 3 के हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे के 25 क्वेश्चंस हम इस पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारे आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 28 मई को होने वाला है, उसके लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप लोग जो है टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 के सारे जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, आप लोग जा कर के एक बार प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो आज हम 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजीज़, ठीक है। तो ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजीज़, ठीक है। यह पहला कथन कहता है कि यह एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों का जीवन बचाने के प्रति समर्पित है। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल जा रहा होगा कि ये जो पहला कथन है इस UNHCR के संदर्भ में सही है। तो हमारा पहला कथन सही है। दूसरा कथन कहता है कि UNHCR द्वारा द्विवार्षिक आधार पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स जारी की जाती है। अभी दूसरे को होल्ड पर रखते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रत्येक वर्ष 24 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो थोड़ा हम जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है और यह एक तरीके का वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों और बलपूर्वक स्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और उनकी बेहतरी के लिए और उनके भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित एक उच्चायुक्त है, ठीक है। ये एक वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में उन लाखों यूरोपीय लोगों की सहायता के उद्देश्य से की गई थी जो प्रवासित हुए थे या अपने घरों को वे खो चुके थे। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजीज़ UNHCR द्वारा ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। तो ये हमारा दूसरा वाला कथन जो है इस संदर्भ में गलत हो जाता है क्योंकि ये द्विवार्षिक बोल रहा है, तो इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत होता है। और तीसरा वाला कथन प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो तीसरा कथन हमारा सही है। 20 जून को ही विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए हमारा तीसरा कथन सही होता है और दूसरा गलत होता है, पहला सही होता है। तो पहला और तीसरा सही होते ही हमारा ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि संरक्षणवाद सरकारी नीतियों को संदर्भित करता है जो घरेलू उद्योगों की सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। और दूसरा कथन है संरक्षणवादी नीतियां आयात को प्रतिबंधित कर घरेलू बाजार में कीमतों को बढ़ा सकती हैं। इस संदर्भ में जो है दोनों बातें सही हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो है संदर्भ में अगर देखें तो दोनों कथन जो है सही है, क्योंकि संरक्षणवादी नीतियां जो होती हैं वो आयात को प्रतिबंधित करके घरेलू बाजार में कीमतों को बढ़ा सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन से हमारा सही होता है और सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और जानते हैं संरक्षणवाद क्या होता है। संरक्षणवाद जो है सरकारी नीतियों को ध्यान में रख करके जो है एक तरीके की टेक्निक है, एक तरीके की जो है नीति है जो घरेलू उद्योगों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। इसके अंतर्गत जो है टैरिफ हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, जिसे आयात कोटा भी बोल सकते हैं, उत्पादक मानक हो सकता है जिसे और एक सब्सिडी भी हो सकता है, जो कुछ प्राथमिक नीति उपकरण हैं जिनका उपयोग जो है सरकार संरक्षणवादी नीतियों को लागू करने में कर सकती है। संरक्षणवाद के पक्ष में जो है दो तरीके के तर्क दिए जाते हैं। एक पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा, यह आर्थिक समन्वयता के लिए अन्य देशों पर निर्भरता के जोखिम से संबंधित है। यह तर्क दिया जाता है कि युद्ध की स्थिति में आर्थिक निर्भरता विकल्पों को सीमित कर सकती है। इसके साथ ही कोई भी देश किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है। और दूसरा है नवजात उद्योग,
यानी जो नए नए उद्योग जो है अभी उभर कर सामने आ रहे हैं। यह इस तरीके का तर्क देता है कि उद्योगों को उनके प्रारंभिक चरणों में संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षणवादी नीतियों की आवश्यकता होती है। चूँकि बाजार खुला होता है, वैश्विक स्तर पर जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बाजार पर अपना कब्जा जमा सकती हैं। इससे नए उद्योगों में जो घरेलू अभिकर्ताएँ हैं उनके प्रति जो है अवसर का अंत हो सकता है। और संरक्षणवाद के विरुद्ध जो है तर्क दिया जाता है, इसमें व्यापार समझौता। भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों से काफ़ी बड़े स्तर पर लाभ हुआ है। जैसे वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जो है बताया गया है कि भारत ने 54 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है 54 देशों के साथ भारत ने साइन कर रखे हैं। और WTO के विनियमों के विरुद्ध जो है पहला कहता है कि भारत WTO की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा है और WTO के नियम अन्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने पर रोक लगाते हैं। ऐसे प्रतिबंध केवल भुगतान संतुलन की कठिनाइयों, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कुछ उद्देश्यों से ही आरोपित किए जा सकते हैं। अब घरेलू उद्योग जो होते हैं वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ऐसी बाधाएं नहीं लगा जा सकती हैं। अब मुद्रास्फीति के ध्यान में रखते हुए जो है संरक्षणवाद के विरुद्ध जो तर्क दिया जाता है इसमें यह है कि आयात को प्रतिबंधित करने जैसे संरक्षणवादी नीतियां घरेलू बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि ला सकती हैं। जो हमारा दूसरा कथन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, इसलिए हमारा दोनों कथन इसका सही हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि हड़प्पा संस्कृति अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए विख्यात थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है अफगानिस्तान के सोर्तघुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु पंजाब या सिंध में ये मौजूद नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन कहता है कि धातु मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था तथा व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ये भी बात बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो दी गई तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर हम इकट्ठा करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग हुआ करते थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः जो है उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। ठीक है। और दुर्ग से नीचे जो सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें लोग सामान्यतः जो है सामान्य लोग निवास किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ठीक है। जो इसमें क्या हुआ था इसके अंदर सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे कोई सड़क इधर से आ रही है तो एक दूसरी इधर से आ रही है, तो ये समकोण पर आकर के जो है ये सड़कें आकर मिलती थी। ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही मिले हैं, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता हुआ करती थी। अन्न भंडारों का निर्माण जो है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वे कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया करते थे। ये घोड़े के साक्ष्य भी जो है मोहनजोदड़ो और लोथल की संयुक्त रूप से टेराकोटा की मूर्ति से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति जो है किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी, यानी घोड़े पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। हड़प्पाई लोग जो है पत्थर, धातुओं और सीप तथा शंख में व्यापार किया करते थे, जो इनके व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था। व्यापार की वस्तु जो है विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्रों से लेकर हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध हुआ करते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF पहला है, यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। और दूसरा कथन कहता है FATF की ब्लैक लिस्ट को बढ़ी हुई निगरानी सूची के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरा कथन है कि सीरिया और तुर्की FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। तो पहला कथन तो देखिए सही है। FATF जो बनाया गया है यह एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध हैं उनको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। ठीक है। इसलिए पहला कथन सही हो जाता है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है।
तो पहला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट को बढ़ी हुई निगरानी सूची के रूप में भी जाना जाता है। ये बात गलत है, इस संदर्भ में बताता हूँ क्यों गलत है। और तीसरा कथन है सीरिया और तुर्की एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं है। ये तीसरी बात भी गलत है। तो थोड़ा सा हम जो है एफएटीएफ के बारे में जान लेते हैं। एफएटीएफ जो है पहले कथन से मैंने बता दिया कि अंतर सरकारी संगठन है एक तरीके का, जो आतंकवाद की सहायता करने वाले जो टेरर फंडिंग की जाती है उनको रोकने के लिए एक मानक निर्धारित करता है। इसकी स्थापना जो है 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग को समाप्त करने के लिए उनके मापकों का परीक्षण करने के लिए विकसित किया गया था, जो G7 कंट्री के द्वारा पेरिस में किया गया। पेरिस में इसका जो है गठन किया गया। भारत जो है 2010 से इसका जो है मेंबर है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से तीन बातें मिली आपको। 1989 में इसका गठन हुआ, G7 कंट्री के द्वारा इसका गठन किया गया, पेरिस में इसका जो है गठन हुआ, और भारत जो है 2010 में इसका सदस्य बना। और जो ये एफएटीएफ के संदर्भ में जो ब्लैक लिस्ट दी गई है ये जो है इसलिए गलत है क्योंकि जो ग्रे सूची होती है उसकी बढ़ी हुई निगरानी सूची के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये इसलिए दूसरा वाला कथन हमारा गलत होता है। ये ब्लैक लिस्ट को संदर्भित नहीं करता है, ये ग्रे लिस्ट को संदर्भित करता है। जो बढ़ी हुई निगरानी सूची है ये ग्रे लिस्ट को संदर्भित करता है, इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है। ठीक है, और जो तीसरा वाला कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये जो है ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं, इसमें सीरिया जो है और तुर्की ये ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं है। यहाँ पर जो है इनकी जगह पे ईरान हो जाएगा, ईरान और हो जाएगा डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये दो देश जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा कथन भी गलत होता है। इस संदर्भ में हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, और दूसरा और तीसरा हमारा कथन गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट CAD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि चालू खाता देश के भीतर बाहर वस्तुओं और सेवाओं के निवेश के प्रवाह को मापता है। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा जो कथन है इसमें भारत में आयात को बढ़ावा देकर चालू खाता घाटा को कम किया जा सकता है। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है इसको भी मैं आपको बताता हूँ। ये पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। अब ये गलत क्यों है मैं पहले बता देता हूँ। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाता है बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब ये दूसरा कथन गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरा वाला कथन इसलिए गलत है क्योंकि जो किसी भी देश का जो है CAD तब बढ़ता हुआ दिखाई देता है जब वह देश जो है अप्रतिस्पर्धी हो गया है, यानी वो कॉम्पिटिटर नहीं रह गया है और निवेशक जो है वहाँ निवेश करने के लिए इच्छाएं नहीं रखते हैं। अब भारत में निर्यात को बढ़ावा देकर और सोना, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक जैसे जो गैर आवश्यक आयात हैं उन पर अंकुश लगाकर चालू खाता घाटे को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है आयात को बढ़ावा देकर, जबकि निर्यात को बढ़ावा देकर के जो है अंकुश लगाया जा सकता है भारत के बढ़ती हुई CAD पर, इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत होता है। ठीक है, पहला कथन तो सही है ही। थोड़ा सा और जानते हैं चालू खाता क्या होता है। चालू खाता जो होता है वो व्यापार अंतराल, शुद्ध चालू हस्तांतरण प्लस विदेशों में जो शुद्ध आय होती है उनके योगात्मक जो उनका योग होता है वो हमारा चालू खाता घाटा होता है। अब ये व्यापार अंतराल क्या होता है। व्यापार अंतराल जो होता है वो हमारे निर्यात और आयात का जो डिफरेंस होता है वो व्यापार अंतराल होता है। तो व्यापार अंतराल और शुद्ध चालू हस्तांतरण के साथ साथ विदेशों में जो हमारी शुद्ध आय होती है उनको जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा चालू खाता होता है। ठीक है, तो अब जब हमारा निर्यात जो है कम होता है और आयात ज़्यादा होता है तो हमारे ये चालू खाते घाटे को संदर्भित करने लग जाता है। ठीक है, और इसे GDP के प्रतिशत के रूप में मापते हैं, इसलिए इसे CAD की गणना के लिए जो है सूत्र के रूप में परिभाषित करना आसान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 कहता है कि हमें तीनों कथनों को देखना है और बताना है कि
इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि सल्क उपकरण या पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मध्य पुरापाषाण काल के दौरान मुख्य उपकरण हुआ करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है, अगर आपने एंशियंट इंडिया, आपने ये जो है एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री के बुक है, अगर आपने उसकी नोट्स अच्छे से तैयार किए होंगे तो आप इसको जो है सही तरीके से खोज पाएंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो दूसरा वाला है, मध्य पाषाण काल के दौरान उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ आकार में 1 सेंटीमीटर से कम हुआ करते थे। ये दूसरा वाला कथन गलत है। अब ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तीसरा कथन कहता है कि नवपाषाण काल के औजारों में चिकनी सतह वाले मूल औजार शामिल हुआ करते थे। ये बात सही है। तो हमारा पहला कथन सही हो जाता है, हमारा पहला कथन सही होता है, दूसरा गलत होता है और तीसरा सही होता है। तीसरा सही होता है तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो होता है पहला और तीसरा। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा पुरापाषाण काल के औजार के संदर्भ में जो है हम थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन से जो जो बातें गलत है ये गलत क्यों हैं। ठीक है, देखिए पुरापाषाण काल का युग जो युग है उसका तात्पर्य यह है कि प्राचीन पाषाण काल का युग। ये जो है निम्न पुरापाषाण काल युग में जो है मुख्य औजार हुआ करते थे हाथ की बनी हुई जो कुल्हाड़ी होती थी, गणासा काटने के औजार। ये औजार बहुत ही बेढंगे और भारी हुआ करते थे जो पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, ये हल्के औजार बनाए जाने में जो है धीरे धीरे नुकीले नुकीले होते चले गए। मध्य पाषाण काल युग के जो औजार थे वो खप्पच्चियों की तरह चपटे हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो है मूलतः जो है तक्षड़ी और खुरीदने वाले औजार हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल युग के जो औजार हुआ करते थे वो मेसोलिथिक शब्द के 2 शब्दों के संयोजन से बना हुआ। ठीक है, जैसे मेसो और लिथिक, क्योंकि ग्रीक भाषा में मेसो का अर्थ होता है मध्यम। मेसो का अर्थ होता है मध्यम, इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है। ठीक है, और जबकि वहाँ पर जो है दिया हुआ है माइक्रोलिथ, जबकि मेसोलिथ के बारे में ये बात सही है। और मध्य पाषाण काल के युग में जो है प्रस्तुत किए जाने वाले जो पत्थर के सूक्ष्म औजार और आकार में बहुत छोटे हुआ करते और इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच हुआ करती थी। ठीक है, और इन्हें मोटे तौर पर जो है छीले गए पतली खपच्ची जैसे टुकड़ों से बनाया जाता था। और नवपाषाण काल के जो युग के जो औजार हुआ करते थे उनमें जो है चिकनी सतह वाले घिसाई के औजार और भली भांति गुलाई किए हुए नपे तुले हुए आकार के औजार शामिल किए जाते थे। घिसाई ने औजारों को पैना और पालिश किया हुआ आकार दिया, जैसे पालिश ने इन औजारों के पहले औजारों से अधिक प्रभावी बना दिया था। नवपाषाण काल के युग में जो घिसाई किए गए जो औजार हुआ करते थे उन्हें विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियाँ शामिल की जाती हैं जिन्हें सेल्ड कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है वर्ष 1997 में नेपाल और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य बने। ये बात गलत है, क्योंकि जो नेपाल और भूटान थे ये बिम्स्टेक के सदस्य जो है 2004 में बने, ना कि 1997 में। और दूसरा कथन कहता है भारत बिम्स्टेक के तहत सुरक्षा क्षेत्र में अग्रणी देश है। ये बात बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक उप समूह की 12वीं बैठक वस्तुतः म्यांमार में आयोजित की गई थी। ये म्यांमार में नहीं, ये जो है थाईलैंड में आयोजित की गई थी जो 12वीं बैठक थी। इसलिए हमारा तीसरा कथन भी गलत हो जाता है और पहला तीसरा गलत होते ही हमारा दूसरा ऑप्शन इसका सही होता है। तो सी इज राइट आंसर। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को अपनी ऐड ऑन करते हैं, जैसे कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं। बिम्स्टेक में जो है 7 सदस्य हैं, जिसमें से पहला है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो ये 7 सदस्य देश जो हैं म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें 7 सदस्य हैं और इसके नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है कि ये जो है टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन से संबंधित एक तरीके का क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देशों के साथ जो है साझा विकास और सहयोग में तेज़ी लाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। 7 सदस्य देशों में से 5 जो है दक्षिण एशिया से हैं, यानी साउथ एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं, तथा जो 2 म्यांमार और थाईलैंड है ये साउथ ईस्ट एशिया से हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि जो है बिम्स्टेक में केवल
साउथ एशिया से शामिल सदस्य देश हैं, तो ये बात गलत हो जाए, क्योंकि ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों के जो है सदस्य देश जो है इसमें शामिल हैं। तो 1997 में इसका बैंकॉक डिक्लेरेशन के समय जो है बिम्स्टेक का गठन हुआ, और इसके गठन के समय 4 सदस्य देश थे। इसमें थे जिसको जो है जिसमें जिसको बिस्टेक बोला जाता था, शुरू में इसको जो है बिस्टेक बोला जाता था, ठीक है। जिसमें बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, ये जो है देश हुआ करते थे। और 1997 में जो है 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद जो है इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। और 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होते ही जो है इस संगठन में टोटल 7 सदस्य देश हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के संबंध में बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है विश्व में जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण का सबसे बड़ा बहुपक्षीय स्रोत है। ये बात बिल्कुल सही है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नेतृत्व वाला वैश्विक अभियान प्रसूति नालवरण को रोकने के लिए कार्य करता है। ये बात भी सही है। तो दोनों कथन जो है हमारा सही होते हैं, तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़े से और अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है ये लैंगिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में इसे स्थापित किया गया था, जो 1969 में कार्य करना शुरू किया, ठीक है। 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के प्रशासन के तहत जो है जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष, जो वर्ष 1987 में नाम बदल दिया गया था, इसका संचालन शुरू किया गया। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जनादेश जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सहायक अंग है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है पूरी तरह से अनुदान देने वाली सरकारों, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन और जो व्यक्तिक पर्सनल जो स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित हैं, न कि संयुक्त राष्ट्र के नियम बजट द्वारा जो है, ठीक है। ये जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण वाला जो है एक संगठन है, जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए 150 से अधिक देशों और क्षेत्र में कार्यक्रमों का समर्थन करता है। अरब राष्ट्र हो गया, यूरोप हो गया, एशिया पैसिफिक रीजन हो गया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्री जो हो गए, और सब सहारन डेजर्ट के अंतर्गत जो आने वाला अफ्रीका वाला रीजन है, उसके अंतर्गत सारे ये सभी जो है 4 भौगोलिक देश इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि प्रतिहार राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। प्रतिहार जो शासक हुआ करते थे, इस राजवंश का पहला महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था, और इसकी उपलब्धियों के कारण जो है इसकी प्रतिष्ठा और अन्य गुर्जर प्रतिहार वंशों से अधिक थी। इसने राष्ट्रकूटों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी, हालांकि यह इसमें असफल रहा। इसका उत्तराधिकारी इसका भतीजा काकुस्थ था। इसके बाद जो है इसका भाई देवराज शासक बना, और इन दोनों ने 765 से 775 शताब्दी तक शासन किया। पहला कथन कहता है कि नागभट्ट प्रथम प्रतिहार राजवंश के पहले महत्वपूर्ण राजा थे। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया। दूसरा है नागभट्ट द्वितीय ने भांडी या भट्टी वंश को हराया। ये बात गलत है, नागभट्ट द्वितीय नहीं, ये वत्सराज ने जो है भांडी या भट्ट वंश को हराया था। और तीसरा कथन कहता है महिपाल प्रथम ने राजगद्दी को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वे राष्ट्रकूटों से हार गए। ये बात सही है। तो 84 का हमारा जो कथन दूसरा वाला गलत होता है, तो इससे हमारा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि समर्थ पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है स्टेप योजना का उद्देश्य 16 वर्ष और उससे ऊपर की आयु की जो महिलाएं हैं उनको लाभ पहुंचाना है। ये भी बात सही है।
तो पहला और दूसरा कथन दोनों सही होते ही हमारा जो है सी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़े से और अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। जो समर्थ पहल है इसका जो है 2022 के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME मंत्री ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ की शुरुआत की। यह स्वरोजगार के अवसरों को अपनाकर आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का एक अवसर प्रदान करेगी। ठीक है। और जो स्टेप योजना है इसके संदर्भ में यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, स्टेप योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया एक योजना है। ये स्टेप योजना का उद्देश्य जो महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए दक्षता और कौशल प्रदान करना है, जो महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमी बनाने में सक्षम बनाएगा। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनको लाभ पहुंचाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान पेसर योजना अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ये बात गलत है। गलत ये इसलिए है क्योंकि पेसर योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त संस्थान द्वारा जो है पेसर योजना लागू की जा रही है, क्रियान्वित की जा रही है, इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। और इसके तहत जो है 4 उपयोजनाएं हैं, अर्थात अंटार्कटिक कार्यक्रम, भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, दक्षिण हिंद महासागर कार्यक्रम, क्रायोस्फीयर एवं जलवायु कार्यक्रम। ठीक है। तो दूसरा वाला कथन कहता है कि दक्षिण महासागर और वैश्विक कार्बन पृथक्करण और चक्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। ये बात तो सही है। तो हमारा दूसरा कथन इसका सही होता है, तो बी इज हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है निज़ामुल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। ये बात बिल्कुल सही है। बुरहान उल मुल्क ने जागीरों का आकार छोटा कर दिया था और रिक्त पदों पर अपने वफादार सेवकों को नियुक्त कर दिया। ये भी बात सही है। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। 88 कहता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है MFN का दर्जा विश्व व्यापार संगठन WTO के टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड द्वारा नियंत्रित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत ने WTO के सभी सदस्य देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। यही बात गलत हो जाती है। अब ये गलत इसलिए होती है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को छोड़ करके WTO के जितने भी सदस्य हैं सबको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है लिखा है कि सभी सदस्य देशों को, जबकि पाकिस्तान को इसने दर्जा नहीं दिया हुआ है। बाकी WTO के जितने भी सदस्य हैं उनको भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, इसलिए हमारा पहला कथन सही होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ऐड ऑन करते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है WTO के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एंड मतलब GATT के तहत MFN का दर्जा दिया जाता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश एक दूसरे के साथ विश्व व्यापार संगठन के बाकी सदस्य देशों के साथ बिना भेदभाव के ट्रेड करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। MFN का दर्जा जो है WTO का कोई भी सदस्य अन्य व्यापारिक देशों के साथ गैर भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है, और विशेष रूप से सीमा शुल्क और अन्य शुल्क के संबंध में। ठीक है। जो प्रत्येक सदस्य होते हैं अन्य सभी सदस्य देशों को समान रूप से सबसे पसंदीदा व्यापारिक साझेदारों के रूप में माना जाता है। यदि कोई देश व्यापारिक साझेदार को मिलने वाले लाभों में वृद्धि करता है तो उसे विश्व व्यापार संगठन के अन्य सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार करना होगा ताकि वे सभी जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन बन सकें। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा के द्वारा चंद्रमा के खोज के लिए, चंद्रमा के अन्वेषण के लिए अग्रणी चरण के रूप में चलाया गया एक तरीके का प्रोग्राम है। और यहाँ पे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के संदर्भ में दी गई बात है, इसलिए गलत है। ठीक है, क्योंकि ये बात जो है नासा के संदर्भ में बात सही हो जाती है। और दूसरा है इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक मनुष्यों को चांद पर उतारना है। ये बात भी गलत है, क्योंकि जो ये कार्यक्रम है नासा के द्वारा चलाया जा रहा है वो 2024 तक मानव को जो है चांद पर उतारने का प्रोग्राम बनाया गया है, ना कि 2023। इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि 18वीं शताब्दी में कई सक्षम नेताओं के तहत सिखों ने स्वयं को जत्था नामक कई समूहों में बांट दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है वर्ष 1765 में खालसा ने अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। ये भी बात भी सही है। तो 90 का जो हमारा ऑप्शन है सी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन को और ऐड ऑन करते हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्था में फिर बाद में मिसलों के रूप में संगठित किया। पहले इन्होंने जो है जत्था बनाया, फिर उसके बाद इन्होंने मिसलों के रूप में अपने संगठन को आगे बढ़ाया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिनमें गुरमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था भी स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा अपने मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट करने में सफल रहा। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में के अंत में जो है सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैल गए थे। यद्यपि विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में से फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि बास्पोरस स्ट्रेट कहाँ स्थित है, यानी बास्पोरस जलसंधि कहाँ स्थित है। मैंने आपको बताया हुआ था कि जो है मैप बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए आप लोग डेली बेसिस पर कम से कम 15 से 20 मिनट जो है मैप को जो है देखने में दिया करिए। इससे जो भी लोकेशंस है उनको मार्क किया करिए और ध्यान दे करके उनको जो है नोट डाउन किया करिए। और डेली बेसिस पर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको मैप पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको सॉल्व करने में काफ़ी हिंट मिल जाएगा और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो बास्पोरस स्ट्रेट जो है ये उत्तर पश्चिमी तुर्की में जो है स्थित है। इससे जो है इस्तांबुल जलसंधि भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि साइड चैनल अटैक के संबंध में बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है यह एक ऐसा सुरक्षा प्रक्रम है जिसका उद्देश्य किसी सिस्टम से जानकारी एकत्रित करना और या प्रोग्राम की निष्पादन को प्रभावित करना है। ये बात सही है। दूसरा है इसको साइड बार अटैक भी कहा जा सकता है। ये बात भी सही है। साइड चैनल अटैक के संदर्भ में दोनों बातें सही हैं, तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाता है। साइड चैनल अटैक जो है इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है, ये जो है प्रोग्राम या उसके कोड को सीधे लक्षित करने के बजाय सिस्टम या उसके हार्डवेयर के अप्रत्यक्ष प्रभावों का उपयोग करके सिस्टम के प्रोग्राम निष्पादन से जानकारी एकत्रित करके उसे प्रभावित करता है। ठीक है, आमतौर पर साइड चैनल अटैक का उद्देश्य जो है सिस्टम की जानकारी, बिजली की खपत, मैग्नेटिक लीक जैसी सूचनाओं को मापकर क्रिप्टोग्राफिक की और मशीन लर्निंग मॉडल और पैरामीटर जैसे संवेदनशील जानकारी को निकालना होता है। तो हमारा दोनों कथन सही होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। कहता है कि मराठों के संदर्भ में बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है अत्यधिक गतिशील
किसान चरवाहों, जिन्हें कुणबी के नाम से भी जाना जाता था, के समूहों ने मराठा सेना को आधार प्रदान किया था। ये बात बिल्कुल सही है। और सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जाता था। जागीर अनुदान, इसको सरजम या मुकासा भी कहा जाता था। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कभी हो सकता है इसी में से एक क्वेश्चन बन जाइए। ठीक है, ये बात भी सही है। और तीसरा कथन कहता है कि चौथ 10% की अतिरिक्त वसूली, जबकि सर देशमुखी भू राजस्व का 25% थी। चौथ जो थी वो टोटल रेवेन्यू का 25% हुआ करती थी, जबकि सर देशमुखी जो हुआ था वो टोटल रेवेन्यू का 9 से 10% हुआ करता था। इसलिए हमारा तीसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होता है पहला और दूसरा सही होता है, तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि फिनलैंडाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिनलैंडाइजेशन ये एक तरीके का नया टर्म होगा आप लोगों के लिए। ये जो है मॉस्को और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति को संदर्भित करता है, जिसका पालन फिनलैंड ने शीत युद्ध के दशकों के दौरान किया था। जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और जो है यूएसए के बीच, उस दौरान जो है फिनलैंड के संदर्भ में मॉस्को और पश्चिम के बीच तटस्थता के संदर्भ में जो है इसको संदर्भ में लाया गया था। ठीक है, तो पहला कथन कहता है कि मॉस्को और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति को संदर्भित करता है, जिसका फिनलैंड ने शीत युद्ध के दशकों के दौरान पालन किया था। ये मैंने अभी आपको बताया, तो ये पहला कथन सही हो जाता है। तटस्थता का सिद्धांत केवल मैत्री और पारस्परिक सहायता के समझौते में निहित था। ये बात गलत है, क्योंकि तटस्थता का जो सिद्धांत था वो मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता के समझौते में निहित था, जिसे फिनलैंड ने अप्रैल 1948 में यूएसएसआर यानी उस टाइम के रसिया के साथ हस्ताक्षरित किया था। ठीक है, इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो 94 का ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। जब फिनलैंड ने बाद में सोवियत रूस साथ में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो वर्ष 1948 की संधि ने वर्ष 1992 तक हेलसिंकी मोस्को संबंधों का आधार निर्मित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि प्रवाल विरंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। प्रवाल विरंजन क्या होता है? प्रवाल विरंजन की घटना जो है मूंगे अथवा वास्तविक रंग जब खो देते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं, उसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है। जुजिन थलाई जैसे सूक्ष्म एल्गी जो होते हैं, उनके कारण कोरल चमकीले और रंगीन होते हैं। जुजिन थलाई पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध में प्रवाल के साथ रहते हैं और यह एक दूसरे को जीवन प्रदान करने में मदद करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ ये जो है को रिलेशन में रहते हैं। लेकिन जब समुद्र का वातावरण बदलता है, तो उदाहरण के लिए यदि हम यह बहुत गर्म हो जाता है मान लेते हैं, तो प्रवाल से शैवाल अलग होने लगते हैं। जैसे ही शैवाल के अलग हो जाने से प्रवाल बदरंग हो जाता है और तापमान अधिक बने रहने से यहाँ शैवाल नहीं पनपने के कारण प्रवाल जो है मर जाएगा, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसको हम कोरल ब्लीचिंग भी बोलते हैं। प्रवाल विरंजन को जो है हम कोरल ब्लीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है, नहीं गलत है, क्योंकि ये पीले हो जाते हैं लिखा है, जबकि ये सफ़ेद हो जाते हैं। दूसरा कथन प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको उदाहरण के माध्यम से बताया। जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो ये जो है एक दूसरे का संबंध आपस में दूर दूर होने लग जाता है, और इससे क्या होता है कि उनके कलर में परिवर्तन आने लग जाता है। तो दूसरा वाला कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। जब जल के अफवाह द्वारा समुद्र में जाने वाले प्रदूषक होते हैं, तट के किनारे कोरल ब्लीच कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश के अधिक पड़ने से भी जल का तापमान अधिक हो जाता है, जिससे उथले पानी के कोरल में विरंजन होना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि नैनार और आलवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला कथन जो इसमें दिया गया है नैनार और पहली बात तो नैनार क्या होते हैं? नैनार जो थे ये जो है शैविज्म को फॉलो किया करते थे, यानी ये शिव की आराधना करते थे।
और जो आलवार थे ये वैष्णविज्म यानी ये वैष्णव संप्रदाय को पालन करते थे, यानी ये वैष्णव यानी विष्णु भगवान की आराधना किया करते थे। ठीक है। और पहला कथन इसमें कहता है कि नयननार और आलवार का उदय 6वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ था। ये बात गलत है। ये 6वीं से 7वीं शताब्दी ना होकर के 7वीं से 9वीं शताब्दी में जो है आलवारों और नयनारों का उदय हुआ था। आलवार और नयनार की धार्मिक आत्मकथाओं की रचना 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य की गई थे। ये बात बिल्कुल सही है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा दूसरा जो है यानी केवल बी इसका राइट आंसर हो जाता है। जो आलवार और नयनार थे ये बौद्धों और जैनों के बहुत बड़े आलोचक हुआ करते थे, जो शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। इन्होंने संगम साहित्य, जिसे तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचा गया था, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर शक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और आलवार जो है घुमक्कड़ साधु संत हुआ करते थे। ये जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच चोल पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने जो है यात्रा की थी। इस प्रकार जो है भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि पुनः संयोजक डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोला जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला कथन कहता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इन्हें जो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा कथन कहता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्राप्तकर्ता होस्ट सेल में प्रविष्ट कर दिया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है नए टीके और फार्मास्यूटिकल्स विकसित करके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात बिल्कुल सही है। तीनों कथन हमारे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के संदर्भ में सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके संदर्भ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के संदर्भ में जो भी तीनों बातें लिखी गई हैं इनको आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये आर्टिफिशियल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। इनमें जो है नए टीके दवाइयाँ विकसित करने में और इनको स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डायग्नोस्टिक किट हो गया, मॉनिटरिंग डिवाइस हो गए, नए चिकित्सीय दृष्टिकोण विकसित करके उपचार रणनीतियों में सुधार करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला एक कथन है कि शंकराचार्य ने अपने आसपास की दुनिया को एक भ्रम माना। ये भी बात बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हमारे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ऐड ऑन करते हैं तो शंकराचार्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। शंकराचार्य जो है वे भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वह अद्वैत या व्यक्तिगत आत्मा या सर्वोच्च ईश्वर की एकता के सिद्धांत के पैरोकार थे, जो कि परम वास्तविकता को मानते थे। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण एकमात्र या परम वास्तविकता है जो निराकार और बिना किसी गुणों के मौजूद है। उन्होंने हमारे चारों ओर की दुनिया को एक भ्रम माना यानी माया माना और दुनिया के त्याग और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुजाचार्य के बारे में जानते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म जो है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजाचार्य जो है अलवारों से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, और उनके अनुसार जो है मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की गहन भक्ति, यानी आलवार का मतलब क्या है, जो वैष्णविज्म को फॉलो किया करते थे। विष्णु उनकी कृपा से भक्त को उनके साथ मिलन का आनंद प्राप्त
करने में मदद करते हैं, ये रामानुजाचार्य के अनुसार माना जाता था। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद या योग्य एकता के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार आत्मा सर्वोच्च ईश्वर के साथ एकजुट होने पर भी उससे भिन्न है। रामानुजाचार्य के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो बाद में उत्तर भारत में बहुत तेज़ी से फली फूली और विकसित हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विकसित बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए वो जो है पहले विकासशील होगी ना, तो विकासशील एक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही, अनुसरण करते हुए भी जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो सकती है। कोई भी अर्थव्यवस्था होगी, उस एक ही बार में जो है विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती। और दूसरा कथन कहता है कि जैसे जैसे एक उभरती बाजार आधारित अर्थव्यवस्था विकसित होती है, ये आमतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये अधिक परिपक्व बाजारों की तुलना में तेज़ी से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अपनी प्रवृत्ति के कारण अच्छा निवेश कर सकने में मददगार होते हैं। तो तीसरी बात भी सही है। तो हमारे तीनों कथन इसका जो है सही होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ये डीप ओशियन मिशन के संदर्भ में पूछता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि डीप ओशियन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। मत्स्य 6000 भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। ये बात गलत है, मैं बताता हूँ ये गलत क्यों है। तीसरा कथन कहता है कि समुद्रयान एक मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन है। ये भी बात गलत है, सही गलत है, क्योंकि डीप ओशियन मिशन जो है के संदर्भ में पहली बात तो सही है, लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा कथन है, ये दूसरा और तीसरा कथन जो है समुद्रयान मिशन के संदर्भ में सही है, क्योंकि समुद्रयान मिशन के संदर्भ में जो है मत्स्य 6000 भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है, जो एक तरीके का मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन है। ये डीप ओशियन मिशन के संदर्भ में इसका कोई कोई जुड़ाव नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है दूसरा तीसरा कथन गलत होता है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, डीप ओशियन मिशन जो है मैंने बताया कि ये जो है ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मिशन को लागू करने वाला एक नोडल मिनिस्ट्री है। डीप ओशन मिशन का उद्देश्य भारत को अपने समुद्री संसाधनों के माध्यम से 100 अरब रुपए से अधिक की ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। और समुद्रयान मिशन के संदर्भ में जो दूसरा तीसरा कथन है, यह है एक मानवयुक्त महासागर मिशन है। इसे 29 अक्टूबर 2021 को चेन्नई से लॉन्च किया गया था। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन जैसे देशों के साथ एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिसके पास पानी के नीचे ऐसी गतिविधियां संचालित करने के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध हैं। मत्स्य 6000 के संदर्भ में यह एक जो है मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन है, जो डीप ओशन मिशन के तत्वाधान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी NIOT चेन्नई द्वारा 2.1 मीटर व्यास वाले टाइटेनियम मिश्र धातु कार्बनिक क्षेत्र में 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन की गई मानवयुक्त पनडुब्बी को विकसित किया जा रहा है। यह 1000 से 5500 मीटर की गहराई पर पॉलीमेटैलिक मैग्नीज मॉड्यूल जैसे गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, कोबाल्ट, क्रस्ट जैसे गैर जीवित संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए 96 घंटे तक 96 आवर्स तक जो है आपातकालीन सहनशीलता और स्थिरता के साथ 12 घंटे का परिचालन सहनशक्ति तंत्र होगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारा टेस्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग जो है टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 इन तीनों टेस्ट को एक बार जो है बढ़िया से देख डालिएगा, और जो भी बहुत ज़रूरी फैक्ट्स हैं, जो बहुत अच्छे जो है क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाला आगामी एग्ज़ाम है हमारे
आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि ये दृष्टि आई के द्वारा जो पेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, उसके जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।